आज हम साइंस की ब्लू सीरीज के अंदर रिवीजन के अंदर चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, नियंत्रण और समन्वय। इससे पहले बायो का एक चैप्टर ह्यूमन सिस्टम यानी मानव तंत्र हो चुका है और मानव तंत्रों के अंदर श्वसन, पाचन, उत्सर्जन सभी तंत्रों के बारे में अपन ने बात कर ली है। अब बात यह आती है कि शरीर में बहुत सारे तंत्र काम कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। इन सब कार्यों को कंट्रोल करने के लिए भी कोई होना चाहिए। एज ए मैनेजर या फिर एज ए कंट्रोलर कोई होना चाहिए। तो अपनी बॉडी के अंदर दो तरह की चीज़ें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करती है। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कोई कार्य टाइम पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, अधिक तेजी से या धीरे से तो नहीं हो रहा है। कोऑर्डिनेशन मतलब हो रहा है अंगों का जो आपसी संबंध है उसमें तालमेल बना हुआ होता है, इसको नियंत्रित करना। तो समन्वय को और कंट्रोल करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर एक तो तंत्रिका तंत्र बना हुआ है। तंत्रिका तंत्र यानी पूरी तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल फैला हुआ है जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और एक है अपनी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का तंत्र। तो ये दोनों अपने को इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं। 1 बाय 1 अपन दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले इसका वेटेज देखते हैं चैप्टर का जो वेटेज है, इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 4, नंबर है 6। इसका मतलब 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो आपके वेरी शॉर्ट आ रहे हैं, एक वेरी शॉर्ट और 2 MCQ आ रहा है। तो आपको इसको बारीकी से समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपके बड़ा आएगा 3 नंबर का, वो कहाँ से आ सकता है वो भी इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले मानव तंत्रिका तंत्र के 2 हिस्से कर रखे हैं। वैसे 3 हिस्से होते हैं। एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी होता है जिसमें परानुकंपी और अनुकंपी भाग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 10th के अंदर ये 2 दे रखे हैं। मानव तंत्रिका तंत्र का पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर मस्तिष्क आता है और मस्तिष्क के पास ही अपना मेरुरज्जु आता है। मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं जिन्हें कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं, और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं जो हैं उन्हें हम मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। इन दोनों तंत्रिकाओं को हमने परिधि तंत्रिका तंत्र में रखा हुआ है। परिधि तंत्रिका तंत्र जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अधीनस्थ होता है। तो अपन इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ये आपको दिख ही रहा होगा ब्रेन। इस ब्रेन के अंदर यहाँ पीछे के हिस्से में ये है अपना मेरुरज्जु, और ये अपने बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में अपने को डिटेल में स्टडी करना है। सबसे पहले जानते हैं तंत्रिका तंत्र का जो सबसे छोटा यूनिट है तंत्रिका, वो है न्यूरॉन है, या उसी को हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और तंत्रिका कोशिका अपने मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं पूरे शरीर में एक जाल के रूप में फैली हुई है, और इसी की वजह से हम बहुत ही सेंसिटिव और एक्टिव होते हैं। और बाहर की जितनी भी जानकारी है वो आपको पता है कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ऐसी अपनी बॉडी के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों का काम होता है कि सूचनाओं को बॉडी के अंदर इनपुट करना। यानी ये जो है अपने सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन क्या करेंगे, बाहर से के अंदर जो भी उद्दीपन होंगे, स्टिमुली होगी, यानी जो भी उद्दीपन होगा, जो जानकारी होगी, उस जानकारी को बॉडी के अंदर भेजने का कार्य करेंगे। इन ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी हुई तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाओं का जो हिस्सा सबसे शाखित और फैला हुआ है वो ध्रुमिका है। आप ध्यान रखिए कि 1 नंबर में डायरेक्ट इसका डायग्राम भी आता है एग्जाम में। तो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम की प्रैक्टिस करना है आपको। ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है और साथ में ह्यूमन मस्तिष्क का ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट, दोनों को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। और ध्रुमिकाक्ष जो होता है, ध्रुमिकाक्ष बाहर से सूचना इकट्ठी करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है इसीलिए इसकी ब्रांचें फैली हुई है। ये सूचनाओं को इकट्ठा करके कोशिका काय को देता है। कोशिका काय उन सूचनाओं को एक ट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है, और ये क्या करता है, उन सूचनाओं को रासायनिक रूप से विद्युत रूप में बदल देता है। और विद्युत रूप में बदलने के कारण ये होता है कि आपको पता है करंट बहुत तेजी से काम करता है। तो विद्युत रूप में बदल के अगर जब ये तंत्रिकाक्ष को देगा तो वो संकेत तुरंत अंतिम सिरे तक पहुंच जाएंगे, बहुत ही स्पीड के साथ पहुंच जाएंगे। और जब अंतिम सिरे तक पहुंचते हैं, अंतिम सिरा इन्हें वापिस रासायनिक संकेतों में बदल देता है। यानी 2 जगह संकेत चेंज होते हैं, कोशिका काय में और एक अंतिम सिरे के यहाँ। अब अंतिम सिरे के बाद खाली जगह आ जाती है, रिक्त स्थान आ जाता है, या ये बोल सकते हैं कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच वाला स्थान आ जाता है, जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स 1 नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, सिनेप्स। तो आपको वापस ध्यान देना है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के स्थान को हम सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं।
और यहाँ से इस दरार में से रासायनिक रूप से संकेत कोशिका द्रव से होते हुए अगली कोशिका की ध्रुमिका को मिलेंगे। ध्रुमिका उन्हें कहा देगी कोशिका काय उसे विद्युत सिग्नल में बदलेंगे। विद्युत सिग्नल तंत्रिकाक्ष को मिलेंगे। तंत्रिकाक्ष अंतिम सिरे तक पहुंचाएगा। ये प्रोसेस अगेन टू अगेन चलता रहेगा और इस प्रकार से सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक पहुंच जाएगी और मेरुरज्जु उस पर क्विकली उसकी व्याख्या करके उसके अकॉर्डिंग अपना आदेश देगा और आदेश वापस तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अंगों को मिल जाएगा। ये प्रोसेस है तंत्रिका कोशिका का और डिटेल में अपन इसको आगे जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये है सेंस ऑर्गन यानी अपना स्किन है। स्किन से हम जैसे ही कोई गर्म उद्दीपन लेते हैं, जैसे कोई गर्म कॉफ़ी या गर्म चीज़ को हम गलती से छू लेते हैं तो वो गर्माहट या उष्मा जो है हमारे स्किन को मिलती है। स्किन के अंदर की जो सेंसरी न्यूरॉन होती है यानी संवेदी, कौन सी तंत्रिका है, संवेदी तंत्रिकाएं जो होती है वो संवेदी तंत्रिकाएं इन सूचनाओं को लेकर मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। मेरुरज्जु क्या करता है, देखो मस्तिष्क तक नहीं जा रही इंफॉर्मेशन, मस्तिष्क से पहले मेरुरज्जु यहाँ से इन सूचनाओं को निपटा देता है, क्योंकि ताकि क्विकली हो जाए काम, टाइम नहीं लगेगी। ये सारे सडनली होने वाली चीज़ें होती है, इसलिए तो ये संवेदी तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। मेरुरज्जु उन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर देता है, अपना रिप्ले देता है। वो रिप्ले तंत्रिका कोशिकाएं जो कार्यकर अंग जो इफेक्टिव अपना ऑर्गन है वहाँ तक लेके आती है। इनको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो इसका मतलब मोटर या प्रेरक, मोटर या हिंदी में प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। तो दो तरह की तंत्रिकाएं हो गई, सूचनाओं को मस्तिष्क तक या मेरुरज्जु तक ले जाने वाली संवेदी और मेरुरज्जु से आदेश को लेकर आने वाली प्रेरक। अब इंफॉर्मेशन संवेदी द्वारा भेजी गई, मेरुरज्जु ने उसके ऊपर अपना रिप्ले किया। रिप्ले प्रेरक कोशिकाएं अपने कार्यकर अंग तक लेकर आई और कार्यकर अंग जो है क्विकली वहाँ से अपना रिस्पॉन्स लेकर हट जाता है। इसका मतलब जब भी हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो अचानक से अपना हाथ हट जाता है। कुछ सेकंड से भी कम टाइम के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती क्रियाचाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाचाप कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से इसको समझिएगा। प्रतिवर्ती क्रियाचाप और प्रतिवर्ती क्रियाचाप आप किसी भी अन्य एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जब भी अपने साथ सडनली कुछ होगा, अपने को कोई जोर से आवाज़ आए तो अपनी पूरी बॉडी अपनी उचक जाती है। तो इस कान के अंदर की जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं वो उस सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क उसके अनुसार अपने बॉडी को एक्टिव करने के लिए जो आदेश देता है उससे अपना शरीर एकदम से एक्टिव हो जाता है। इसी टाइप से आप कोई भी लाइट के आंखें जो है वो लाइट के अकॉर्डिंग काम कर रही है, ऐसे ही ठंडा गर्म ये सब स्किन के अकॉर्डिंग हो रहा है। गंध के अकॉर्डिंग हमारा नाक का काम कर रहा है। इन सब में तंत्रिका कोशिका का और इस रिफ्लेक्ट आर्क का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर आगे देखते हैं, इसका एक शॉर्ट नोट बना हुआ है। बाहर से जो भी उद्दीपन होंगे उसको ग्राही अंग यानी त्वचा, नाक, कान, जीभ ये ग्रहण करेंगे। ग्राही अंग लेकर संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा उसे मेरुरज्जु को भेजेंगे। मेरुरज्जु अपना आदेश देगा। आदेश संवेदी के बाद यहाँ तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होगी जो मेरुरज्जु तक इंफॉर्मेशन ले जा रही है और ये होगी प्रेरक जो अपने आदेश को मेरुरज्जु से लेकर कार्यकर अंग को देती है और कार्यकर अंग अनुक्रिया करके अपने हाथ को हटा लेता है। जो भी हाथ पांव जो भी है उचित रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग कार्य कर लेते हैं। फिर आगे देखते हैं ह्यूमन मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपको पता है नियंत्रण का जो सबसे मेन काम है वो ब्रेन ही करता है। इसलिए आपको पता है जो खजाना होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसे हमेशा तिजोरी में रखा जाता है। ये अपना ब्रेन बहुत सॉफ्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक कपाल यानी खोपड़ी में रखा गया है। और खोपड़ी जो है वो बहुत ही मजबूत कैल्शियम फास्फेट की मजबूत हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। इसके अंदर एक लिक्विड परत भी होती है ताकि बाहर की चोटों को मस्तिष्क में जाने से रोका जाए। मस्तिष्क जो है इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, तो तीनों को अपने को डिटेल में समझना है। पहले आप ये जानिए कि अग्र मस्तिष्क में क्या क्या होता है। अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग जो होता है ये आपको बहुत ही घुमावदार जो दिख रहा होगा, इसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। वैसे ये 2 पार्टियों में होता है ब्रेन। अगर रियल में आप ब्रेन देखोगे ये तो साइड से लिया हुआ पिक्चर है, बीच में से 2 हिस्से होते हैं। और प्रमस्तिष्क जो होता है ना, इसके अंदर ये जो घुमावदार ये लाइनें आपको दिख रही है, ये जितनी ज़्यादा कुंडलित होते हैं, बोला जाता है IQ उतना ही इंसान का ज़्यादा होता है। प्रमस्तिष्क के अंदर
प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के अंदर प्रमस्तिष्क आता है, हाइपोथैलेमस आता है और थैलेमस आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमस्तिष्क जो होता है हमारा मानव का सबसे बड़ा मस्तिष्क है, बड़ा भाग है, और इसके अंदर सोचने, समझने, समृद्धि का, याददाश्त का ये सारा काम होता है। अपना जो नॉलेज है, अपनी जो बुद्धि है, अपनी याददाश्त है, क्या चीज़ भूलना है, क्या चीज़ याद रखना है, वो सब यहाँ पर कंट्रोल होता है। इसलिए अपन इसको अपना दिमाग कहते हैं। ठीक है, आगे की तरफ होता है और आगे ऊपर की तरफ ये प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क के साथ ही पास में ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, जो पीयूष ग्रंथि के जस्ट पास में होती है। पीयूष ग्रंथि आप जानते हो मास्टर ग्लैंड होती है, और मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस यानी हेड मास्टर ग्लैंड कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस। और यहीं पर एक थैलेमस भी होता है। ये दोनों मिलकर हमारी जितनी भी भावनाएं हैं, जैसे अपनी घृणा, ईर्ष्या वगैरह है, अपना क्रोध, गुस्सा करना है, दुखी होना है, हंसना है, खुश होना है, इन सब को थैलेमस कंट्रोल करती है। और हाइपोथैलेमस जो है अपनी भूख, प्यास, नींद जैसी क्रियाओं को कंट्रोल करती है। कब हमें भूख लगेगी, कब कब हमें नींद आएगी, कब हम नींद से जग जाएंगे, ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ऐसे इस ब्रेन को लेकर एक पूरा कंप्लीट वीडियो अलग से इस चैनल पर डाल रखा है, आप चाहो डिटेल में वहाँ देख सकते हैं। ये रिवीजन के तौर पर हम बहुत ही फास्ट और थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद मध्य मस्तिष्क आता है। मध्य मस्तिष्क में सिर्फ 2 काम होते हैं। पहला काम होता है श्रवण का यानी सुनने की क्षमता, और दूसरा होता है दृष्टि मतलब देखने की क्षमता। तो 2 चीज़ों को मध्य मस्तिष्क कंट्रोल करता है। ये मध्य में होता है इसलिए इसका नाम क्या है? मध्य मस्तिष्क से। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है पश्चिम मस्तिष्क, पीछे की साइड है। इसमें 3 हिस्से हैं। एक तो अनुमस्तिष्क है, सेरिबेलम कहते हैं इसे, प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम कहते हैं और इसे सेरिबेलम कहते हैं, और एक पोन्स और मेडुला है। ये जो पूरा मस्तिष्क है ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ध्यान रखिए, ये 2 तरह की क्रियाएं होती है। एक तो होती है ऐच्छिक जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है, वो होती है ऐच्छिक, और एक होती है अनैच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य, जिसमें हमारी इच्छाओं का कंट्रोल नहीं होता। इच्छा अनुसार जैसे हाथ पांव हिलाना, चलना फिरना, उठना बैठना, दौड़ना, खाना पीना, कुछ बोलना, चुप रहना, ये सब अपना क्या होता है? ऐच्छिक होता है। लेकिन शारीरिक क्रियाएं ऐच्छिक है। और अनैच्छिक जो है, अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी? जो शरीर के अंदर होने वाली, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, शरीर का टेम्परेचर है, जैसे हमारे श्वास की दर है, हृदय की धड़कन है, बीपी है, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं, इनको पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क कंट्रोल करते हैं। अनुमस्तिष्क ये जो गोभी के फूल जैसा दिख रहा है, इसके अनुमस्तिष्क का एक इम्पोर्टेंट काम है शारीरिक संतुलन बनाना। अपन अपनी बॉडी को जो कंट्रोल करके रखते हैं ऐच्छिक क्रियाओं के द्वारा, किस तरह खड़ा रहना है, चलना है, उठना बैठना, ये सब ये कंट्रोल करते हैं। जब व्यक्ति वाइन के नशे में होता है तो अनुमस्तिष्क अच्छे से काम नहीं कर पाता, इसलिए वाइन नशे में होने वाले व्यक्तियों का शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो सीधे से चल भी नहीं पाते। पोन्स मेडुला प्रॉपरली काम करते हैं किसके लिए? अनैच्छिक क्रियाओं के लिए। मेडुला बीपी को कंट्रोल करता है, रक्त अपने बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को है, हार्ट के फंक्शन को है, जैसा मेडुला कंट्रोल करता है। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है, उल्टी वगैरह आना, ये भी यही कंट्रोल करते हैं। पोन्स जो है अपने रेस्पिरेशन, श्वसन की दर को कंट्रोल करता है। तो आई होप आपको इसके फंक्शन सारे समझ में आ गए होंगे। ये डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इसके सभी के अलग अलग फंक्शन आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आता है हम फोटोट्रोफिज्म। आपको बताओ इस चैप्टर में ये भी दे रखा है, प्लांट्स के लिए भी दे रखा है। प्लांट जो है, पौधे जो है, वो कुछ फैक्टर, कुछ कारकों को लेकर उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं, उसे हम ट्रोफिज्म कहते हैं। जैसे प्रकाश के प्रति अगर वो अनुक्रिया करेंगे तो उसे हम फोटोट्रोफिज्म कहेंगे, जिसे हिंदी में बोलता जाता है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन इसी तरह से गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग अगर अनुक्रिया करेंगे पौधे के कोई अंग, जैसे पूरा पौधे के कुछ पार्ट अगर लाइट की डायरेक्शन में अगर वो मूवमेंट करते हैं या लाइट के अपोजिट मूवमेंट करते हैं तो 2 तरह से होता है, एक तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। धनात्मक प्रकाशानुवर्तन तो वो होगा जो प्रकाश की दिशा में, जैसे प्रकाश नीचे आ रहा है तो नीचे की दिशा में जो बढ़ेगा, जैसे जड़ें बढ़ रही है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। और पौधे की तना, स्टेम, ये सब स्टेम, लीफ, ब्रांचेज, ये सारी फ्लावर लाइट के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं तो ये नेगेटिव फोटोट्रोफिज्म को बताएंगे, यानी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन को बताएंगे। ऐसे गुरुत्वानुवर्तन में भी सेम ऐसे ही है। गुरुत्वाकर्षण नीचे की साइड लगता है तो नीचे की साइड जाने वाली चीज़ जैसे रूट वगैरह ये है, ये पॉजिटिव जियोट्रोफिज्म हो जाएगी।
और अपोजिट ऊपर की ओर जाने वाले नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो जाएगी। ऐसे जलानुवर्तन भी होता है, रसानुवर्तन भी होता है। रसानुवर्तन मतलब केमिकल की ओर बढ़ना या केमिकल के अपोजिट जाना। आगे देखते हैं, शॉर्ट में देखो 4 चीजें दे रखी है। प्रकाश की तरफ गति करना प्रकाशानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ या दूर गति गुरुत्वानुवर्तन, पराग नली जो होती है वो अंडाशय की तरफ गति करती है, इसे रसानुवर्तन भी कहा जाता है। जलानुवर्तन, जल की जड़ें जो होती है हम इसे जल स्रोत की ओर बढ़ती है, इसे जलानुवर्तन कहते हैं। ऐसे एक पौधा हो रहा है, ये तो वृद्धि को लेकर थी। इधर आपने एक पौधे का नाम सुना होगा, छुई मुई का पौधा। ये छुई मुई का पौधा कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही इसको छूते हैं, आप दिख रहा होगा इस डायग्राम के अंदर आपको कि अंगुली से जब भी कोई व्यक्ति इनकी पत्तियों को जैसे ही छूता है, पत्तियां आपस में चिपक जाती है, सिकुड़ जाती है, और जैसे ही अपन हाथ को हटाएंगे थोड़ी देर बाद ये अपने आप वापिस खुल जाएगी। इसे स्पर्शानुवर्तन भी आप कह सकते हो, क्योंकि स्पर्श के अकॉर्डिंग कार्य करती है। ये पौधों के अंदर, इसका मतलब पौधों के अंदर भी बहुत सारी सेंसिटिव चीज़ें होती है। जैसे अपनी बॉडी में तंत्रिका तंत्र कार्य कर रहा है, वैसे इनके अंदर भी ऐसा सिस्टम पाया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा इस टाइप का सिस्टम पाया जाता है। फिर आगे देखते हैं पादप हार्मोन। जैसे अपनी बॉडी में बहुत सारा हार्मोन है, लेकिन पादप के अंदर मोस्टली 4 हार्मोन के बारे में बताया जाता है। पहला जो हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, कोशिका की लंबाई, यानी वही डायरेक्टली बता देता हूँ मैं आपको। इम्पोर्टेंट यही है कि ऑक्सिन से ये वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ को बढ़ाता है। जिब्रेलिन, ये भी तने की लंबाई को बढ़ाता है, ये तो प्रॉपर्ली पूरे बाग को बढ़ाता है ऑक्सिन। जिब्रेलिन स्पेशली किसको, स्टेम को, यानी तने की लंबाई को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को तीव्र करता है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी नई नई कोशिकाएं बनती है और पौधे की वृद्धि होती है। साथ में फल और बीज अधिक मात्रा में साइटोकाइनिन की वजह से पाए जाते हैं। और एब्सिसिक अम्ल, ये इन तीनों का उल्टा है। एब्सिसिक अम्ल जो होता है वृद्धि संदमन का कार्य करता है, यानी ये वृद्धि को रोकता है। बाकी सब वृद्धि बढ़ाने वाले और ये वृद्धि को रोकने वाला होता है। इसकी उपस्थिति ज़्यादा होने की वजह से पत्तियां मुरझा जाती है, पौधे सूखने लग जाते हैं, और इसलिए इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा के अंदर पौधों के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी आ जाती है। फिर आगे देखते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम को अपन बहुत लाइटली अपन ने रिवाइज कर लिया है। अब हम नर्वस सिस्टम को रिवाइज करते हैं, अपने एंडोक्राइन सिस्टम को रिवाइज करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, इसमें वैसे एक्सो, एंडो और मिक्स्ड 3 तरह की होती है ग्रंथियाँ। ग्रंथि वो होती है जो अपने अंदर से किसी रसायन या किसी केमिकल या किसी हार्मोन्स एंजाइम को निकाले, उसे हम ग्लैंड या ग्रंथि कहते हैं। ये पहली जो होती है वो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, जो अपने इसमें है नहीं, पसीना ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि वगैरह कोर्स में नहीं है। दूसरी होती है हमने अंतःस्रावी ग्रंथि, ऐसी ग्रंथियाँ जो अपना जो स्राव होता है, अपने जो हार्मोन होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं, उसे हम एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम हैं। इस डायग्राम में आपको पोजीशन भी दिख रही होगी। अपने ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड 3 ग्लैंड होती है। गले के अंदर थायराइड और पैराथायराइड 2 ग्लैंड होती है। सीने के अंदर थाइमस ग्लैंड जो बचपन में होती है, बाद में नहीं देती है। अपने किडनियों के ऊपर एड्रिनलिन ग्लैंड होती है। पैंक्रियाज आपको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटे आंत और आमाशय पेट के बीच में पैंक्रियाज मिर्ची के आकार की होती है, अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं इसे। और फीमेल के अंदर ओवरी एक ग्रंथि है और अंग भी है, इसलिए इसे, और टेस्टिस भी ओनली मेल के अंदर पाया जाता है, ये भी एक ग्रंथि है। लेकिन हाँ, यहाँ आपको ध्यान देना है कि एक तो टेस्टिस, ओवरी और पैंक्रियाज, ये 3 ग्रंथियाँ ऐसी है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी होती है, इसलिए हम इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने एक अंग के रूप में भी कार्य करते हैं, एंजाइमों को भी रिलीज करते हैं और हार्मोन को भी रिलीज करते हैं। अब थोड़ा सा इनके अंदर से क्या इंपॉर्टेंट है उनको अलग अलग अपन पढ़ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एड्रिनलिन ग्लैंड है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। 1 बाय 1 ले लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, अब बोला सिर के अंदर आते हैं, 2 लूप होते हैं, इसके दिख रहा है 2 लूप होते हैं, दोनों से अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं। 13 प्रकार के हार्मोन यहाँ से निकलते हैं, जिसे हम पिट्यूटराइड हार्मोन कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो हार्मोन होता है वो GH हार्मोन है, जिसकी उपस्थिति, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसकी उपस्थिति अगर ज़्यादा हो तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, शरीर दानवाकार होने लग जाता है, खल्ली के जैसा, और बहुत कम होने पर व्यक्ति बौने रह जाते हैं। इसके बाद है अपने थाइमस ग्रंथि, बचपन में होती है, अपने
अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाती है, लेकिन बड़े होने के साथ साथ ये थाइमस ग्लैंड अपने शरीर से विलुप्त होने लग जाती है, विलुप्त सीने के अंदर पाई जाती हैं। पेंक्रियाज, अपने पेंक्रियाज के बारे में और थायराइड और एड्रिनल, इनके बारे में तीनों को अलग से देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बारे में पहले बात हो चुकी है। ओवरी जो होता है, इसमें से अंडाशय निकलते हैं, आपको पता ही है, लेकिन साथ में एस्ट्रोजन नाम का और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन भी बनता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादा गौण लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है, यानी फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है। इसके अंदर लड़कियों की आवाज़ का पतला होना है, शारीरिक ग्रोथ वगैरह वो सब इसके अंदर होता है। और टेस्टिस जो होते हैं ये ओनली मेल के अंदर होते हैं, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इसकी वजह से लड़कों के अंदर द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण, नर के द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मुझका आना है, आवाज़ का भारी होना है, आदि चीज़ें आने लग जाती है। शुक्राणुओं का निर्माण है, इधर अंडाणुओं का निर्माण शुरू होता है, इधर शुक्राणुओं का निर्माण शुरू होता है। ये दोनों टीन एज के बाद टीन एज में एक्टिव हो जाती है, और इन दोनों की वजह से जो लैंगिक लक्षण है, सेकेंडरी लैंगिक लक्षण है, वो प्रेजेंट होने लग जाते हैं। अब अपन इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, अधिवृक्क ग्रंथि। जब भी कोई इमरजेंसी या आकस्मिक घटना अपने साथ होती है, इमरजेंसी जैसे आप देख लो, कोई कुत्ता पीछे दौड़ जाए है, कोई बेल दौड़ के आया, आप रेड कलर की ड्रेस पहन के गए, बेल का मूड खराब है, कहीं पीछे पड़ गया, ऐसी कुछ भी घटना हो जाए, पाँव में कोई सांप आ जाए या फिर कोई रस्सी होना मुँह से सांप समझ ले, सडनली अपने साथ अचानक से कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से हम एकदम से उसके रेफरेंस में अपने कुछ मूवमेंट करना पड़े, वहाँ एड्रिनल ग्लैंड काम आती है। जब भी अपन प्रॉब्लम में होते हैं, संकट में होते हैं, तो भी वहाँ एड्रिनल ग्लैंड ही काम आती है। ये फियर यानी डर के अंदर, फाइट यानी लड़ने में, और फ्लाइट यानी भागने में 3F फैक्टर पे काम करती है। और इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो उसे एड्रिनलिन हार्मोन या करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जिस टाइम हम प्रॉब्लम में होते हैं, या तो उस प्रॉब्लम से निपटना होता है, या फिर अब हम उस प्रॉब्लम के सामने सरेंडर हो जाते हैं। तो ये ग्लैंड ऐसा क्या करती है कि हम उस टाइम, जैसे ये एक लड़का है, अगर कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए तो उस समय क्या जरूरी होता है कि ये बहुत तेज़ी से वहाँ से हट जाए। इसके लिए क्या होगा कि एड्रिनल ग्लैंड जो होगी तुरंत रिलीज होकर अपने हार्ट बीट को बढ़ा देगी, अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगी, रेस्पिरेशन को बढ़ा देगी। इन सब चीज़ों की वजह बढ़ने की वजह से अपने बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है, और अपनी नसों के अंदर, हाथ पाँव के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने की वजह से एक एक्स्ट्रा एनर्जी हमें मिल जाती है, और हम तुरंत वहाँ से मूवमेंट कर जाते हैं और अपन उस परिस्थिति से निपट लेते हैं। ऐसे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा, और एड्रेनलिन हार्मोन हमें उस प्रॉब्लम से फेस करने के लिए, निपटने के लिए तैयार करेगा। सेकंड होता है अग्नाशय ग्रंथि के बारे में अभी बताया मैंने। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। इससे इनमें अल्फा बीटा अलग अलग कोशिकाएं होती है। बीटा कोशिकाओं से एक इंपॉर्टेंट चीज इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, नाम है उसका इंसुलिन हार्मोन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये ब्लड के अंदर जो शुगर होती है उस शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन का काम होता है जो शुगर यानी शर्करा जो होती है उसे ग्लाइकोजन में बदलना, ये इंसुलिन का काम होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एज बढ़ने के साथ साथ लोगों के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। जब इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा तो शुगर, अगर मीठा खाएंगे अपन या खाना वगैरह जो भी मिठास अपने खानों में होती है उसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर की सप्लाई तो होगी, लेकिन शुगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और अपनी बॉडी ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई हो जाएगा, जिसे हम डायबिटीज या मधुमेह रोग कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई बेचारे उनके लिए जो मीठा खाने के बहुत शौकीन है। जिमने में जाते हैं या फिर कहीं पर भी खाना खाने जाते हैं तो आपको पता है वहाँ मिठाइयाँ देख के उनके मन में बहुत आता है हम मिठाई खा लें ये तो, लेकिन मुंह में पानी आने के बावजूद भी उन्हें रोका जाता है। फैमिली रोकती है, वो खुद भी अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि शुगर लेवल पहले से ब्लड में हाई हो रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, तो वैज्ञानिक लोगों ने, डॉक्टर्स लोगों ने एक टेक्नोलॉजी निकाली कि नेचुरल शुगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाता है, आर्टिफिशियल शुगर नहीं बढ़ाता है। इसलिए आजकल सेक्रिन या शुगर फ्री शुगर क्रिस्टल मार्केट में अवेलेबल है, जो चीज़ों को मीठा भी कर देते हैं और जिनकी वजह से शुगर लेवल हाई भी नहीं होता। तो ये एक अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला गया है। बाकी मधुमेह रोग जो है इंसुलिन द्वारा, मधुमेह रोग के ट्रीटमेंट के अंदर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं।
फिर देखते हैं हम गेंगा रोग या गलगंड रोग, जिसे गाइटर भी कहते हैं। ये रोग क्या है? थाइमस ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि जो होती है अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि, ये गले में होती है। और गले के इसका काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करना, थायरोक्सिन हार्मोन बनाना। लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए? अब होता है गले के अंदर जो थायराइड ग्रंथि है, इस ग्रंथि का काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन बनाना, ताकि अपनी बॉडी के अंदर जो उपापचय की क्रियाएं हो रही है, भोजन को पचाना, उससे ऊर्जा बनाना, उसमें हमें हेल्प मिल सके, उसका कंट्रोल हो सके। लेकिन इसके लिए आयोडीन जरूरी है, और आयोडीन अगर हमें प्रॉपरली नहीं मिले तो थायरोक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल जाती है, और फूलने की वजह से गला सूज जाता है, जिसे हम अपन बेसिकली टॉन्सन वगैरह ऐसे भी कहते हैं इसको। गला बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो उस समय ट्रीटमेंट के रूप में आयोडीन उपलब्ध करवाया जाता है हॉस्पिटल्स मेडिसिन द्वारा। और अपन डॉक्टर अपने को ये भी कहते हैं, जब ये स्टार्टिंग फेज में होता है, नमक के गरारे करने के लिए भी हमें बोला जाता है। ये गाइटर रोग भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपन देखते हैं एक समराइज टेबल देखते हैं। इसके अंदर आपके सारे जो अपनी बुक में हार्मोन्स दे रखे उनके नाम हैं, उसके साथ में उनकी ग्लैंड यानी ग्रंथि के नाम भी है, कहाँ उनकी पोजीशन है वो भी दे रखा है, और उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट बात उनके फंक्शन भी दे रखे हैं। वैसे इन सब के बारे में अपनी बात हो चुकी है, तो आप आई होप आपको ये चैप्टर का जो रिवीजन है ये समझ में आया होगा। फिर बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलने वाला है। थैंक्स।